नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग को सीखने से पहले हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो आज भी बहुत सारी फर्म्स में हो रहा है कि जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती थी, उसमें इंसान कोई भी कंप्यूटर के अंदर रूल फिक्स करता था, इनपुट डालता था और उसको बाद में उन रूल्स की बदौलत आउटपुट मिलता था। फिर थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसके बाद में क्या हुआ कि मशीन लर्निंग आई। मशीन लर्निंग में क्या होता था कि जैसे मशीन में कोई भी इनपुट दिया जाता था, इनपुट देने के बाद वो मशीन क्या करती थी, वो मशीन उस इनपुट से जो आउटपुट मिलता था उसको खुद अपनी ट्रेनिंग करती थी। खुद ट्रेनिंग करने के बाद मशीन खुद अपने आप थोड़े बहुत रूल बना लेती थी और उन रूल की बदौलत फिर बाद में न्यू आउटपुट या न्यू इनपुट बनते थे और न्यू इनपुट की बदौलत फिर हमको आउटपुट मिलता था। ये मशीन लर्निंग थी, ML। अब ज़माना आ गया है डीप लर्निंग का, तो हम आज इस वीडियो में डीप लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे कि डीप लर्निंग होती क्या है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक चीज़ आ जाती है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक शाखा है। यहाँ समझने की ज़रूरत है कि डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग की एक शाखा है और ये उससे कई गुना ज़्यादा एडवांस है। क्यों एडवांस है, इस चीज़ को अपन समझते हैं कि इसमें ANSs, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो इंसानी दिमाग की तरह ही कार्य करते हैं। हमारे अंदर जैसे न्यूरॉन होते हैं उसी तरीके से इसमें ही बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनकी हेल्प से ये इंसानी दिमाग की तरह सोच पाता है और काम कर पाता है। अब ये जो डीप लर्निंग है वो कैसे काम करता है, तो इसमें अपन सीखने का प्रयास करते हैं कि इनपुट डेटा, सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इनपुट डेटा, कि सबसे पहले मॉडल को बहुत सारा डेटा दिया जाता है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट से, बहुत सारी रिसर्चेस से, बहुत सारी बुक्स का बहुत सारा डेटा हम डीप लर्निंग के थ्रू किसी भी मॉडल में हम देंगे। उसके बाद उसमें हम इमेज, वीडियो और टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हम उस फॉर्म में देते हैं। फिर आता है दूसरी चीज़ आती है कि न्यूरॉन्स, ये समझना है, ये जो भी डेटा दिया है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, छोटे छोटे फीचर्स के रूप में तोड़ता है और हर न्यूरॉन उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है। अब इसको अपन समझते हैं, फिर जो डेटा तोड़ा गया है फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो जाता है लेयर्स के पास में। लेयर्स को समझते हैं कि इसमें इनपुट लेयर होती है जो डेटा एंट्री पॉइंट होता है। हम जैसे चैट जीपीटी में हमने कुछ भी डाला, टेक्स्ट डाला, तो हमने इनपुट की कोई इन्फॉर्मेशन, तो इनपुट की हैं तो ये डेटा एंट्री पॉइंट हो गया। फिर उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसको हिडन लेयर कहते हैं, हिडन लेयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जो इन लेयर्स का क्या काम होता है, ये जो भी डेटा हमने दिया है उसकी प्रोसेसिंग करती हैं और हर लेयर एक पैटर्न को गहराई से समझती हैं और हमको अपने आउटपुट के लिए तैयार करती हैं। जो भी हमने डेटा दिया है हमने इनपुट डाला है, उसके लिए जो ये हिडन लेयर हैं, उस जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली है, प्रॉम्प्ट डाला है, उसको गहराई से समझेगी और उसके बाद आउटपुट हमको अंतिम जवाब के रूप में मिलेगा। यहाँ पर एक और प्रोसेस होती है कि जो डीप लर्निंग कैसे काम करती हैं, तो सबसे पहले इनपुट डेटा डाला, फिर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो छोटे छोटे फीचर्स में तोड़ देंगे। फिर आती है लेयर्स जिसमें इनपुट लेयर होती हैं, फिर हिडन लेयर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलग अलग लेयर होती है, वो हर सवाल को एनालाइज करती है, जवाब देने के लिए तैयार करती है, फिर आउटपुट मिलता है। और चौथी प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं लर्निंग प्रोसेस। इसमें बैक प्रोपोगेशन नाम की एक प्रोसेस होती है जिसमें जो हमने क्वेश्चन पूछा है और उसने कोई जवाब दिया है तो उस गलती को ये सुधारती हैं। अपनी जो भी गलतियां की है, मतलब हम जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो नहीं देती, तो दूसरी बार हम उसको बोलते हैं तो वो बैक प्रोपोगेशन नाम की एक प्रोसेस होती है, उससे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का काम करती है। डीप लर्निंग ऐसा होता है।
अब डीप लर्निंग की मुख्य विशेषताएं, अब इसको समझते हैं कि डीप लर्निंग की जो मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसमें ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब जो फीचर्स होते हैं, जो खराब फीचर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, खराब चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये फिल्टर कर लेता है। मशीन लर्निंग में हमें खुद फीचर्स बनाने पड़ते हैं, जैसे हम उनको डेटा डालेंगे, थोड़ा बहुत एनालाइज करेगा। हमने देखा कि मशीन खुद नए रूल्स सिखाना शुरू कर देती है, पर उतने इफ़ेक्टिव वे में फीचर्स नहीं बना पाती हैं। लेकिन जो डीप लर्निंग के अंदर ऑटोमेटिक फीचर्स, नए फीचर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक नए पैटर्न से आंसर मिलना शुरू हो जाता है। मतलब वो इंसान की तरह खुद अंदर ही अंदर सोचना शुरू कर लेता है, जो भी मॉडल हैं वो। लार्ज डेटा हैंडलिंग, डीप लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग में बहुत ज़्यादा डेटा हैंडल कर सकता है। मतलब अपन एक राज्य के सभी जो बच्चे हैं फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, उन सभी को उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर सेट करना है तो वो डेटा हम अगर उनके अंदर डाल देंगे तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनको सेट कर देगा, और उनको अल्फ़ाबेटिकली, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा है तो भी उसको हैंडल करने का ये काम कर सकता है। हाई कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा एक इसकी ये भी विशेषता है कि इसको बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वैसे ही इसमें GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा डेटा को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जो मशीन लर्निंग होती हैं उससे कई गुना डीप लर्निंग की एक्यूरेसी ज़्यादा होती हैं। जैसे आप MRI में देख सकते हैं कि कोई भी बीमारी का अर्ली स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल सकता है। फिर अपन देखें कि एग्जाम्पल अपन देखें इनके रियल लाइफ में क्या है वो अपन समझते हैं। तो इमेज रिकग्निशन सबसे इम्पोर्टेंट आप समझना इस चीज़ को कि कब से इसका यूज़ फेसबुक करता आ रहा है, कि फेसबुक पर जैसे हम फ़ोटो अपलोड करते हैं और ऑटोमेटिक किस फ्रेंड को टैग करना है, जिस फ्रेंड के साथ में हमने फ़ोटो ली, ऑटोमेटिक वो फ्रेंड हैं वो अपने टैग में दिखाना शुरू हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक टैग दिखना, वो फेसबुक को पता है, फेस रिकग्निशन कर सकता है। तो इमेज रिकग्निशन करने का काम डीप लर्निंग की हेल्प से होता है। स्पीच रिकग्निशन में आप देख सकते हो एलेक्सा ऐसा गैजेट है, सीरी हैं, गूगल असिस्टेंट से आपकी आवाज़ को समझ भी सकते हैं ये, और जो आपकी आवाज़ है उसको पहचान भी सकते हैं कि ये कौन से सर बोल रहे हैं या कौन से मैम बोल रहे हैं। इस तरीके से ये एलेक्सा, सीरी, इसके अंदर ये डीप लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। हेल्थ केयर में MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, CT स्कैन, ये इसको देखकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी अर्ली स्टेज में पता लगाया जा सकता है। फाइनेंस में अपन देखें कि फ्रॉड डिटेक्शन में यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है या कोई नकली ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको पकड़ने का काम AI की हेल्प से हो सकता है। फिर और देखें कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आप देख सकते हो, उसमें डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। सेंसर लगे रहते हैं, उससे इनपुट लेयर आउटपुट मिलता है कि भाई गाड़ी वहाँ पार्क करनी है, इतने आगे इतने सेंटीमीटर पर वो इंसान खड़ा है या कोई दूसरी गाड़ी खड़ी है, तो उस हिसाब से स्पीड, हाईवे की लाइंस को देखकर स्पीड को चेंज करना, ठीक है। इस तरीके से इसमें डीप लर्निंग में कुछ मॉडल हैं जैसे कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल न्यूरल नेटवर्क्स मॉडल होता है जो इमेज वीडियो रिकॉग्निशन के लिए काम आता है। और दूसरा आ जाता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स होता है जो सीक्वेंस डेटा को पहचानने का काम करता है। और आप जो ChatGPT चलाते हो वो ट्रांसफॉर्मर टाइप का लैंग्वेज मॉडल होता है। गूगल पे जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मर टाइप का डीप लर्निंग का ही मॉडल है। तो अब मेरे हिसाब से थोड़ा फास्ट वीडियो हो गया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।